नमस्कार। समय हो चुका है आज का अखबार कार्यक्रम का और रोज की तरह मैं आपके लिए अखबार से खबरें छाँट कर लाया हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है, आपको जिसमें रुचि हो सकती है। सबसे पहले रोज की तरह युद्ध की खबर इसलिए कि युद्ध का असर आप पर है, हम पर है, पूरी मानवता पर है। तो ईरान के बुशेहर परमाणु केंद्र पर चौथी बार हमला हुआ है। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच 36 दिनों से युद्ध जारी है और एक इस संघर्ष में शनिवार को ईरान की तरफ से कुछ दावे किए गए हैं और उसमें ईरान के बुशेहर परमाणु केंद्र पर चौथी बार हमला हुआ है। एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई है और ईरान की तरफ से कहा गया है कि 2 अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया और 3 सैन्य हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचाया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, पायलट मिसिंग, 6 प्लेन्स लॉस्ट, ट्रम्प्स तेहरान टेस्ट। मतलब ये कि वो ये बताने की कोशिश कर रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया की तेहरान में ट्रंप को शिकस्त मिलती हुई दिख रही है। इस युद्ध का असर जो है वो सभी अखबारों में है। आम आदमी के जीवन पर कितना असर पड़ा है और रोज-रोज कमाने खाने वालों पर ज़्यादा असर पड़ा है। जैसे मैं बता दूं, कल शाम को जो मेरा कपड़ा आयरन करता है, इस्त्री करता है, उसने कल शाम को बताया कि भैया रेस्टोरेंट वाले सारे कोयले खरीद ले रहे हैं और कोयला महंगा मिलने लगा है, इसलिए हमें अब कपड़ा आयरन करने का रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक आम आदमी के जीवन पर भी किस तरह असर पड़ता है। गैस के लिए लाइन पे लगना पड़ रहा है आपको, गैस के लिए जिन लोगों को गैस मिलने में दिक्कत होती है वो तो दिक्कत ही थी। अब ये भी इस तरह की भी दिक्कतें आ रही हैं। रेडी ढाबे वालों ने उन्हें दिक्कत होने लगी, इसलिए उन्हें गैस की आपूर्ति पूरी नहीं मिल पा रही है और मैंने बताया कि कपड़ा आयरन करने वालों ने भी रेट बढ़ा दिया है। तो रेट उनका कोयला जब महंगा मिलेगा तो आपसे पैसा लेंगे, तो आपकी सेहत पर भी तत्कालिक असर ये ऐसा दिखने लगा है। ऐसी खबरें सारे अखबारों में हैं, हिंदी और अंग्रेजी सब अखबारों में है। फोर्ब्स में एक रिपोर्ट छपी थी, मुझे लगता है कि हिंदी अखबारों से नहीं है, लेकिन उस रिपोर्ट में जो दावा किया गया है, जो बातें कही गई हैं कि भारत के अर्थव्यवस्था पर इस युद्ध का बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ है। हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का जश्न मना रहे थे और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होना चाहते थे, ऐसा हमारा लक्ष्य था। बार बार आपने प्रधानमंत्री को सुना होगा। लेकिन इस युद्ध ने दुनिया के तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का जो हमारा सपना था उस पर शायद विराम लगा देगा, क्योंकि भारत को 2 लाख करोड़ का नुकसान होने की आशंका है, ऐसा फोर्ब्स अपनी रिपोर्ट में लिखता है। युद्ध की खबर इतनी ही, इससे ज़्यादा इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दुनिया भर के देशों में गैस की सप्लाई सुनिश्चित हो सके और कोई दिक्कत नहीं हो, हॉर्मुज स्ट्रेट से परिवहन यातायात हो रहे, उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। देश के भीतर से जो खबर है उस पर चर्चा कर लेते हैं। महिला आरक्षण को लेकर सरकार चाहती है कि तत्काल महिलाओं को आरक्षण मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण को लेकर स्थिति साफ करते हुए कहा कि 2029 के आम चुनावों में ही महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि मतभेदों से उठकर इस ऐतिहासिक पहल का समर्थन करें और महिलाओं के सशक्तिकरण में सकारात्मक भूमिका निभाएं। और इसके लिए ये जो बजट सत्र है इसको एक्सटेंड किया गया। आपको पता है 16, 17 और 18 को इस पर नारी शक्ति बंधन अधिनियम में संशोधन वाले इस प्रावधान पर बहस होगी और पहले से जो निर्धारित कार्य वो था उसके हिसाब से बजट सत्र को 2 अप्रैल को ही पूरा हो जाना था। अब समझते हैं इसको लेकर विवाद हो रहा है। अब विवाद क्या है उसे समझ लेते हैं कि सरकार ने 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पेश किया था और उसी दौरान इस बिल को आधिकारिक रूप में नारी शक्ति बंधन अधिनियम का नाम दिया गया। इसके तहत महिला आरक्षण नई जनगणना के बाद लागू होना है, वो उस जनगणना के बाद जो जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई है। अब सरकार का प्रस्ताव है कि नई जनगणना का इंतजार करने की बजाय 2011 के आंकड़े जो हैं उन्हीं आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया जाए और इससे प्रोसेस तय समय पर पूरी हो सकेगी और आरक्षण जल्दी लागू किया जा सकेगा। इसलिए कि सरकार ऐसा चाहती है कि 2029 से ही ये महिलाओं को आरक्षण मिल सके। तो वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं, 543, और प्रस्तावित 50% की बढ़ोतरी के साथ सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, जिसमें से 273 करीब 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। कांग्रेस कह रही है कि सरकार ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के नतीजों को प्रभावित करने के लिए और चुनावी लाभ हासिल करने के लिए इस महीने संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जो चुनाव आचार संहिता उल्लंघन है।
पार्टी महासचिव यानी कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन करके दोबारा श्रेय लेना चाहते हैं। तो ये सियासत की बातें हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। एक खबर और है जो सबरीमाला मंदिर में को लेकर 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। आपको पता है कि एक उम्र की महिलाओं को उस मंदिर में प्रवेश पर मनाही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कि 5 जजों की बेंच ने 4-1 से फैसला दिया कि सभी उम्र की महिलाएं सबरीमाला मंदिर में जा सकती हैं। खबर आपको पता है। उसके बाद उसको लेकर रिव्यू आया हुआ है और उस पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करने जा रहा है। 9 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। 7 अप्रैल से सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच सुनवाई करेगी। इसमें जस्टिस नागरत्ना, जस्टिस सुंदरेश, जस्टिस मनुल्ला, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस मसीह, जस्टिस वराले, जस्टिस महादेवन और जस्टिस बागची शामिल है। थोड़ा समझ लेते हैं। यह रेफरेंस सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले से जुड़ा हुआ व्यापक संवैधानिक मसले से संबंधित है। इसमें धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार और समानता, गरिमा जैसे अन्य मौलिक अधिकारों के बीच के आपसी संबंध, साथ ही आवश्यक धार्मिक प्रथाओं से जुड़े मामलों की न्यायिक समीक्षा का जुड़ा मामला है। अब 9 जजों की बेंच क्या इस पर करेगी, क्या विचार करेगी कि सभी धर्मों, अलग अलग धर्मों, सभी धार्मिक प्रथाओं से जुड़े ऐसे विवाद हो सकते हैं तो व्यक्ति की गरिमा, धार्मिक स्वतंत्रता, पर्सनल लॉ, ये कहीं कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करते हैं और क्या होना चाहिए। तो 9 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। अब ये मामला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस केस में जो कुछ भी होगा उसका सभी धर्मों पर प्रभाव पड़ेगा और इसीलिए सभी धर्म के, वो जैन भी पहुंचे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी पहुंचा है और ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने क्या सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अदालतों द्वारा यह तय करना कि किसी धर्म की कौन सी प्रथा आवश्यक है और कौन सी नहीं, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत मिली धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है। बात समझ रहे हैं। सुनवाई होगी, सबरीमाला मंदिर की, प्रभावित होगा पूरा धर्म, इसलिए सभी धर्म चौकन्ने हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, किसी की गरिमा के खिलाफ है, तो वो कहां तक जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच की को सुनवाई करनी है। जैसे मैंने बताया था 2018 में तत्कालीन सीजेआई जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने 4-1 के बहुमत से सबरीमाला में सभी आयु वर्ग के महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी। कोर्ट ने कहा था कि भक्ति को लैंगिक भेदभाव का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। पता है, सबरीमाला में भगवान अयप्पा का मंदिर है। भगवान अयप्पा को ब्रह्मचारी माना जाता है और उसमें एक उम्र छोटे बच्चे, मतलब एक उम्र रजस्वला स्त्रियां जो होती हैं उनको उसमें जाने की अनुमति नहीं थी, जिसे बाद में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अलाउ कर दिया था। तो ये सुनवाई होगी, बड़ा व्यापक असर होगा धार्मिक स्वतंत्रता, पर्सनल लॉ और उस सब को लेकर के। तो सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ होंगी आने वाले कुछ समय में, जब तक इस मामले की सुनवाई होगी और फैसला आएगा। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, गिरजाघर सब इससे प्रभावित होंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इससे प्रभावित होने वाले हैं। अब वो खबर जो चटकारे लेने वाली खबर है और कल से सियासी तौर पे बहुत महत्वपूर्ण खबर है और इस पर सब लोग चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा खूब हो रही है। चर्चा है, ये खबर है राघव चड्ढा ने कल एक बयान दिया था, घायल हूं इसलिए घातक हूं। आप समझ रहे हैं ना। राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने शनिवार को पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने, उनकी पार्टी ने उन पर जो आरोप लगाए हैं वो सब निराधार हैं। उन्होंने कहा कि कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है, एक ही भाषा, एक ही जैसे आरोप, एक सोचा समझा कैंपेन। राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने मुझ पर 3 आरोप लगाए हैं, इन तीनों आरोपों की वजह से मुझे संसद में बोलने से रोका गया। उन्होंने अपने सभी आरोपों को खारिज किया है। और इस बीच एक और खबर कि राघव चड्ढा कहीं बीजेपी में जाएंगे क्या, इसको लेकर कयास तेज हो गए हैं और उन्हीं की पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि राघव चड्ढा ने एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी पुरानी आलोचना वाली जो पोस्टें थी वो हटा दी है, ऐसा सौरभ भारद्वाज ने कहा है। मेरे पास अभी इतना समय नहीं था कि मैं उसे चेक कर सकूं। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना वाले सारे पोस्ट सौरभ भारद्वाज ने हटा दिया है। तो कयास तो लगाए जा रहे हैं कि वो उधर जा सकते हैं। अब खबर पश्चिम बंगाल चुनाव से। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नामांकन रैली में बड़ी चूक के मामले में 4 डिप्टी कमिश्नर सहित 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और
उसमें कानून व्यवस्था और सुरक्षा में चूक की बात बताई जा रही थी और इसी क्रम में ऐसा हुआ है। उस रैली में चूंकि गृह मंत्री भी थे, इसलिए उसे इस चूक को संगीन मानते हुए इस तरह की कार्रवाई की गई है। दूसरा एक और कि पश्चिम बंगाल में वो जो मालदा में जुडिशियल ऑफिसर्स के घेराव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लिया था और जिसमें कोर्ट ने कहा था कि चीफ जस्टिस ने कहा था कि उन्हें रात भर नींद नहीं आई। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि जो लोग इसमें दोषी थे घेराव करने वाले में, वो सब भाग गए हैं और एनआईए चूंकि इस मामले की जांच कर रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो एनआईए अब बेगुनाह लोगों को परेशान कर रही है, ऐसा ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है। तो ये हैं खबरें, आपके काम की खबरें। इसके अलावा एक बात और कहनी थी, वो ये कि अनकोट मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर हमने कल एक पॉडकास्ट शेयर किया है उपहार अग्निकांड से जुड़ा हुआ। उसे सुनिएगा जरूर और बताइएगा वो हमने जो बात किया हुआ है उस पर आपकी क्या राय है और आप किसे सुनना चाहते हैं, किन मुद्दों पर बातचीत सुनना चाहते हैं। वो पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ख़ास है, सबके लिए ख़ास होना चाहिए, इसलिए कि मेरी पत्रकारिता की जितनी उम्र है, मैं जब आया था इसमें उसी समय मैंने करीब करीब रिपोर्टिंग शुरू की थी जब निचली अदालत में उपहार मामले में फैसला आया था और अभी भी उस कांड के जो विक्टिम हैं वो न्याय के लिए अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं। उस पॉडकास्ट में नीलम कृष्णमूर्ति ने पूरी व्यवस्था को बेनकाब किया है, न्यायपालिका को बेनकाब किया है और बहुत कुछ उन्होंने, बहुत ही संवेदनशील तरह का पॉडकास्ट है, सामान्य पॉडकास्ट नहीं, आजकल जिस तरह के पॉडकास्ट होते हैं उस तरह का पॉडकास्ट नहीं है। मुझे लगता है कि आपको उसे सुनना चाहिए, समय निकालिए, थोड़ा समय निकालिए और उसे सुनिए और अपनी राय देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो आज का अखबार में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, रविवार का दिन है, आप अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, अपने लोगों से बात करेंगे और आभासी दुनिया से निकलकर थोड़ा अपने लोगों के साथ शामिल रहिए, उनके दुख दर्द को पूछिए, जानिए। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और इसी विचार के साथ अभी के लिए बस इतना ही। इसे सुनने के बाद आप इसे लाइक करेंगे मुझे पता है, और शेयर भी कीजिए और हाँ, अनकोट को अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।